हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सैलरीड क्लास अलायंस जनाब रिजवान हुसैन साहब। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर सैलरीड क्लास पे आया, पिछले साल तक 1 लाख रुपए माहाना तक कमाने वाला जो है वो एग्जेम्प्टेड था, लेकिन इस साल से माहाना 50,000 रुपए तक कमाने वाला जो है उससे ऊपर जो है ओवर एंड अबव वो टैक्स नेट के अंदर आ गया। बताइएगा जरा क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें मौका दे रहे हैं, हमें आवाज़ बुलंद करने का। तो आपको पता हम भी आपके साथ शामिल है सर, हम भी उसी कश्ती सबसे में मजलूम तबका है इस वक्त, जो जब कोई आवाज़ नहीं उठाता था, और सब गवर्नमेंट भी यही समझती है कि जी ये सबसे वो तबका है जहाँ पे आप जो कुछ लगा दें, कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा कि इस वक्त जो अगर 1 लाख जो सैलरी कमा रहा है उसको अगर टैक्स को देखें तो उसको सालाना 30,000 रुपये टैक्स देना है। अच्छा, इसी तरह अगर वो जैसे कोई जिसकी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है तो वो एकदम उसका जो जंप हुआ है 90,000 से 1,20,000 हुआ है। और आप इस तरह पूरा पे स्केल लेके जाएँ तो लास्ट जो स्लैब है उसमें 50% तक इंक्रीमेंट है, और ये 50% इंक्रीमेंट है। उसके अलावा जो सुपर टैक्स लगा है 10%, वो एडिशनल है उसके अलावा। तो अब एक बंदा जो आप समझे कि अपने घर के लिए 1 लाख रुपए कमा रहा है, आप उसकी सैलरी में से 10-15 हज़ार रुपये टैक्स निकाल दें, उसका स्टूडेंट की उसके बच्चों की फीसेस निकाल दें, अगर वो किराए के मकान में वो किराया निकाल दें, तो आप ये बताइए कि वो घर का गुजारा कैसे करेगा, वो क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा। अच्छा, और दूसरा यही हो रहा है कि जी बाकी जितने भी कोई भी आप सेक्टर उठा लें सैलरी क्लास के अलावा, किसी के ऊपर इतना बोझ नहीं है, इस तरह बोझ नहीं है। हालांकि अगर आप जीडीपी उसमें वो देखें, आप एक्सपोर्टर की हम बात कर रहे होते हैं, हम दूसरे रियल एस्टेट की बात कर रहे होते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, तो बस इसी को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो। अच्छा, चैलेंज हमारा दूसरा ये है कि आप ग्रॉस पे आप टैक्स काट रहे हैं, जो भी काट रहा है टैक्स को। बाकी जितनी भी सेक्टर्स है जो अगर टैक्स नेट पे है भी, तो वो उनका जब वो नेट इनकम अपना शो करते हैं उसका टैक्स करता है। सही अब वो एक सेल्स पर्सन है, अगर वो अपनी गाड़ी यूज़ कर रहा है, उस पर पेट्रोल डाल रहा है, उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, या एक कंसल्टेंट है कहीं जा रहा है उसको अपनी मेंटेनेंस कर रहा है, तो उसको तो ग्रॉस पे कट रहा है, नेट पे तो उसको नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये एक अलग वो है अलमिया है हमारे साथ। अच्छा, ये सैलरीड क्लास अलायंस, थोड़ा सा जरा ये बताइए ये कब बना? अच्छा, ये बना है पिछले साल जुलाई 2023 में, पिछले साल के बजट को देखते हुए। पिछले साल के बजट को देखते जब चोट पड़ी तभी ना। जी बिल्कुल। और उस वक्त से हम लोग कोशिश कर रहे थे, हमने कई मिनिस्ट्रीज को कई दफ़ा लेटर्स लिखे, एफबीआर को हमने लेटर्स लिखे, पीएम्स को हमने लेटर लिखे। इसमें सर सबसे बड़ा मसला जो है वो लेटर तो आप बाद में लिखेंगे, पहले आप बड़े बड़े जो आपके इदारे हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हैं, मुश्किलात सबसे पहले यही होती है कि वहाँ की, क्योंकि कंपनी का तो कोई इसमें पैट्रोनेज नहीं होती, जो भी होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो कंपनी का सीईओ सीईओ कोई भी हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए अभी भी हम जो अपनी वो पूरी मुहिम चला रहे हैं, जो कुछ चला रहे हैं, इसमें किसी कंपनी का किसी उसका वो नहीं ले रहे, देखिए इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है, इसमें कंपनी का वो इफेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि कंपनी तो कंप्लाइज कर रही है। पाकिस्तान से बाहर जब जाता है ना वो इंडिविजुअल बंदा ही जाता है, वो ज़ाहिर है कि कंपनी नहीं जाती, वो ब्रेन ड्रेन जो होता है वो इंडिविजुअल उसके ऊपर होता है। बिल्कुल इस स्लैब की वजह से और बहुत इफेक्ट हो रहा है। अब अगर आप देखें पिछली नंबर्स उठाएं तो 119%, बाकी रीजंस हैं अपनी जगह, लेकिन एक रीजन ये भी है कि जी उसका जो टैक्स स्लैब है उसका इतनी सोर्स पे कट जाता है, वो कहता है कि मैं फिर यहाँ क्यों कमाऊँ, मैं बाहर जाके कमाऊँ। लोग कहते हैं कि बाहर भी उतना ही टैक्स है, लेकिन प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे क्यों सर्व करे, कि एफबीआर को सर्व करे, वो बाहर दुबई क्यों नहीं चले जाए और जगहों पे। अभी आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, उनसे अगर आप पूछें कि भाई आप टैलेंटेड बंदा ढूंढने निकले तो आपको बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा, अब जो मिल रहा है, तो इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है, मैं अपनी कंपनी में एक सीनियर पोस्ट पे हूँ, तो हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं मुसलसल। इवन जो अभी हम कुछ समझे कि इंटर्न्स भी हम ले रहे होते हैं जो समर वेकेशन पे, तो वो हमसे ही पूछ रहे हैं वो भी कि यार नेट सैलरी बताएं मुझको, ग्रॉस नहीं बताएं मुझको, कि नेट क्या देंगे आप, क्योंकि सब अफेक्टेड है, वो सबको पता है कि यार मेरे पास नेट में घर पे क्या लेके जाऊँगा आज की तारीख में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये अभी इसने सैलरीड क्लास अलायंस जो है सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया। जी, हमने एक एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट में, और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब से कि आप इस पर सुमोटो नोटिस लें और इसको हमारे इसको पॉइंट को व्यू करें और इसमें हमें कुछ एक्शन लें। तो अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला, हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कोई जवाब मिल जाए तो फिर हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या करें उसके ऊपर। ये जो सियासी जमातें हैं ये हर चीज़ में जो है वो टांग अड़ाने खड़ी हो जाती हैं सिंपैथी के लिए, और अपनी किसी ने अप्रोच किया, या आप चाह रहे हैं कि जनाब ये अलग ही रहे, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक है ही नहीं? किसी ने अप्रोच करा नहीं, और लेकिन हम चाह भी रहे हैं कि हम इससे अलग रहें, क्योंकि देखिए ये हम इंडिविजुअल एक क्लास, वो क्लास जो सबसे मजलूम क्लास है, चाहे आप किसी भी शहर में उठा लें, इसमें ऐसे भी कराची या सिंध या उसकी वो आती हैं, आप कोई भी शहर उठा लें, लाहौर उठा लें, आप इस्लामाबाद उठा लें। मैं अगर कुछ नंबर शेयर कर सकूँ, देखिए 18-19 में जो सैलरी क्लास ने टैक्स दिया था वो तकरीबन 76 बिलियन था,
यही 76 अरब 2018-19 18-19 के अंदर, ठीक है। 19-20 में 129, 2021 में 151, 2023 में 196 और लास्ट ईयर इस बार 276। और अभी भी जो नया बजट आया उसमें जो हम टारगेट किया जा रहा है वो तकरीबन 80 बिलियन के करीब टारगेट दिया जाएगा कि आप एक्स्ट्रा बजट एक्स्ट्रा टैक्स लेना है सैलरी क्लास से। आप कोई और सेक्टर बता दें जहाँ पे इसका टारगेट किया गया है कि हमने वहाँ से इतना एक्स्ट्रा वो टैक्स लेना है। इससे जो डिस्करेज होता है ना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्करेज होता है, इससे डिस्करेज होता है इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट होना। मतलब एक तरफ तो आप ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, लेकिन जो रगड़ा दिया जा रहा है इस वक्त डॉक्यूमेंटेड को दिया जा रहा है जो ऑलरेडी पे कर रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड है, तो आप सजा दे रहे हो उसको जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और टैक्स दे रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये सजा दे रहे हैं कि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, बल्कि पहले ये था कि अगर 3 साल पहले आप चलाएं तो आपको कुछ अलाउंसेस थी, कुछ टैक्स क्रेडिट्स था। मैं कहीं हाउस लोन लेता था, मैं घर का मैंने घर लोन लिया, उस पर मुझे टैक्स क्रेडिट मिलता था। मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता था, मुझे उस पर टैक्स क्रेडिट मिलता था एज ए सैलरी क्लास। इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर भी मिलता था। आपने वो सारे खत्म कर दिए। अब अगर मुझे एक सैलरी क्लास को घर परचेज करना है तो वो टैक्स तो देगा और प्लस वो एग्जाम्पशन भी नहीं है उसके ऊपर, तमाम उसके ऊपर। और आप इन्फ्लेशन रेट अब आप देख लें इस वक्त और डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट आप देख लें तो वो तमाम चीज़ों पे अफेक्टेड है इस वक्त। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप जिसकी अगर जो वो है प्रोविडेंट फंड अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो आज टैक्स दे देगा। जो चीज़ मुझे पेंशन में मिलना है, जिसका बेनिफिट मैंने पेंशन में उठाना है, मैं टैक्स उसका आज दूंगा। ओहो, नहीं तो ये सारी चीजें चैलेंज क्यों नहीं होती? कहीं चैलेंज करें ना, हिम्मत करें आगे जाके। सर वही कोशिश कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से, दूसरी जगहों से, सोशल मीडिया से। तो देखिए हम वो लोग हैं जो अगर आप देखें ना सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मसला जो है ये देखिए आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो भी एक उसी सैलरीड क्लास से, हमें उसी कॉर्पोरेट सेक्टर से आया। वो हमेशा कहते हैं मैं प्राइवेट सेक्टर से आया, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया, मैं सैलरीड क्लास से आया। गोके आप अगर ले रहे होते वो जो उनकी करोड़ों की सैलरी की बात हो रही थी तो उनको लग पता जाता है इस वक्त अपना टैक्स कटवा के। बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त अगर वो इस वक्त बात करते हैं आज जो नेट के ऊपर है वो 55-60% उसका सिर्फ टैक्स नेट पे जाएगा इस वक्त। तो आप ये सही कह रहे हैं कि हमें उस वक्त बहुत उम्मीद थी कि यार ये इस वक्त हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है जो ऊपर पहुंचा है, जो हमारी चीज़ों को समझता है और वो करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसका बिल्कुल बरक्स हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा कोई सजेशंस वगैरह भी होगी, आप कहीं जाते होंगे, आप चूंकि चीज़ों को देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, किन स्टेप से आगे बढ़ा जा सकता है? अच्छा देखिए, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम इस वक्त समझे कि चूंकि आपको पता है अलायंस को भी 1 साल ही हुआ है। नहीं, ये तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। मैं कह रहा हूँ चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए क्या सही हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली देखिए जो भी चीज़ों को रेक्टिफाई करना है वो हमारी टैक्स मशीनरी ने करना है। जितना आप टैक्स को डॉक्यूमेंटेड करेंगे, जितना आप टैक्स नेट के डॉक्यूमेंटेड टूल लेके आएंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना, उतना ही आप फिर दूसरे से वो है एक बुनियादी फर्क जो हम देख रहे हैं, देखिए एफबीआर की जो वर्किंग है और जो प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटीज की वर्किंग है, जमीन आसमान का फर्क है। जो प्रोविंशियल है वो कहीं आगे। बिलावल भुट्टो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो आप एफबीआर टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो भी हमें देते हैं, हमारे प्रोविंस जो है वो प्रोविंशियल अथॉरिटी करके देगी, जो डेफिसिट है वो हम पूरा कर देंगे। तो वो जो बुनियादी फ़र्क आपको इस्लामाबाद में लग रहा है, जो एफबीआर के अंदर लग रहा है, जो हमारे टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर लग रहा है, वो कैसे सही होगा? हम अगर कई फोरम पे यही कह चुके, देखिए वो उन्होंने खुद सही करना है। हम और वो तरीका वही है कि आपने जब तक अपनी जो जितनी भी इकनॉमी है उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, या आप दूसरे सेक्टर्स को टारगेट नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप कोई भी बजट उठा लें पिछले 3 साल 4 साल में किसी भी सेक्टर को टारगेट नहीं किया जा रहा कि भाई इसको ठीक है हम वो करें। अच्छा चले आप हम मानते हैं गलत है ना सर, पहले तो अप्रोच गलत है कि जो आपका जो भी बजट मेकिंग एक्सरसाइज है वो सिर्फ ये है कि जो बजट डेफिसिट है उसको कैसे पूरा किया जाए, बजाय इसके कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आएं, आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, रादर टैक्स रेट को कम करके बढ़ाएं। आप डॉक्यूमेंट ही नहीं करते। अगर वो नबी हमें नजर आए ना कि जी आप किसी एक सेक्टर को उठाएं और आप कहते हैं यार मुझे एक सेक्टर में ग्रो करना है, मैं इसमें चलें ये बेनिफिट दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, ताकि आप डॉक्यूमेंट करें तो मैं आपको बेनिफिट हो, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर आपको उसका टैक्स बेनिफिट हो। इस साल चले हम वो कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा। और वो सिर्फ वही नजर आता है कि अच्छा बताओ इजी वे आउट क्या है। ठीक है, तो आप लोगों का अब क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आप नोटिस कर रहे हो तो हम फिलहाल तो सोशल मीडिया के ऊपर हम अपनी वो चला रहे हैं। दूसरा ये कि छोटे छोटे जो वो हैं जो इंडिविजुअल प्रोटेस्ट वगैरह हैं, इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद देखिए उसको मैं प्रोटेस्ट नहीं बोलूँगा, हम सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप लोगों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तमाम लोगों के ज़रिए बाला आला तक पहुँच जाए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है ना एक टेबल टॉक हो,
हम उसके ऊपर हम जैसे छोटी सी डिमांड्स है कि जी ठीक है हम मानते हैं कि इस वक्त बड़ी पाकिस्तान बड़ी को जरूरत है। शरीफाना ख्वाहिशें बहुत बड़ी आपकी। शरीफाना शरीफाना ख्वाहिशें दो, देखिए, मतलब हमने मैं कह दूं वो कुछ नहीं होगा, जी, जी, अगर मैं कह दूं कुछ नहीं होगा इन शरीफाना ख्वाहिशों से, अच्छा देखिए, ख्वाहिशात से। हाँ, बिल्कुल उम्मीद हम रखा हुआ है कि कुछ हो जाए। नहीं है तो ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही बचता है कि हम पिटिशन की तरफ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पिटिशन में भी हमें लेट्स सी देखते हैं, अपने वकीलों से उससे मशवरा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या वो है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त वो चल रहा है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद उज़र नहीं है। लेकिन इस बीच में मैं कहूं कि जिस किसी को भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस किसी को भी मौका मिला बाहर जाने का, सेटल होने का, वो जाएगा, वो जा रहा है, जा रहा है। अच्छा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए शरीफाना ख्वाहिश, लेकिन मैं इस वक्त एक चीज़ और कहूँगा कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सैलरी क्लास की आवाज़ निकली है और आवाज़ यहाँ तक पहुँची है कि आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, या ऐसे और भी हमारे दूसरे साथी दूसरे प्रोग्राम में बैठे हुए थे। आप इससे पहले आप बताएं कि कोई एक लाइन टिकर भी नहीं आता था किसी भी तो आपने कभी हिम्मत ही नहीं की ना, कभी हिम्मत ही नहीं की। नहीं, हिम्मत तो पिछले साल से शुरू करी थी। अच्छा इस चले, दफा हमने अब जरा मैं ये ज्यादा नहीं जोर से कहूंगा, करा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले साल का बजट ऐसा हो कि आप में अचानक बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाए। हम चाह रहे हैं कि उससे पहले इंशाल्लाह कुछ हो जाए, रिफॉर्म्स हो जाए। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन,